हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 62 टॉपिक है फॉर AIPGT 2025। उसका प्रिपरेशन करते हुए हम लोग आगे कंटिन्यूएशन करते हैं आज टॉपिक नंबर 39 के विषय में। स्टार्ट करते हैं तो आज का टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बोल सकते हैं पंचकर्म से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किए हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले वोमन में दोष निकलने का जो क्रम है वो अपन देख लेते हैं। तो वोमन में दोष निकलने का क्रम क्या है? तो वंशे प्रसेके औषधम कप पित्त नीलः क्रमेण गच्छति। ठीक है, तो क्या बोला गया? वंशे प्रसेके औषधम, पहले औषध निकलते हैं, फिर कफ निकलते हैं, फिर पित्त निकलते हैं, फिर अनिल यानी कि वायु निकलते हैं, क्रमेण गच्छन्ति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि औषध, कफ, पित्त और वायु ये किसके हैं? वोमन में दोषों का निकलने का क्रम है। इसी प्रकार सम्यक वोमन का लक्षण क्या है? तो क्रमात् कप पित्त मथ अनिलस्य यस्यक समति यस्यक सम्यक वोमति स इष्टा। ठीक है, तो क्रमशः आपका जब कफ निकलते हैं, पित्त निकलते हैं, ठीक है, और उसके पश्चात अनिल जब निकलते हैं तो ये क्या है? सम्यक वोमन के लक्षण है। ये आचार्य चरक ने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर विरेचन के विषय में बात करते हैं। तो विरेचन में दोषों का निकलने का क्रम क्या है? तो विरेचन में दोषों का निकलने का क्रम है, विरेचन में ए विरेचन मूत्र पुरीश पित्त पित्त औषध इति। ठीक है, सॉरी, पित्त औषध कफ इति। ठीक है, तो विरेचन में क्या है? सबसे पहले मूत्र निकलते हैं, फिर पुरीश निकलते हैं, फिर पित्त निकलते हैं, फिर पित्त औषध निकलते हैं, और अंत में क्या है? आपका कफ निकलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है? आपका विरेचन का दोषों का निकलने का क्रम है। तो मूत्र पुरीश पित्त औषध कफ इति, ये क्या है? विरेचन का क्रम है कि मूत्र निकलेगा, फिर दोषों का निकलने का क्रम पुरीश, फिर पित्त औषध, फिर कफ। फिर सम्यक विरेचन में बताया गया है प्राप्तिश्य विड पित्त कफ अनिलः सम्यक विरिक्तस्य भवति क्रमेण। ठीक है, तो प्राप्तिश्य पहला आपका विट यानी कि मन निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर इसके अंदर कफ निकलेगा, और लास्ट में इसमें वायु बताया गया है। ये चरक के अनुसार है, सुश्रुत ने वायु नहीं बताया है, चरक नहीं बताया है। ठीक है, इसमें विरेचन में, सम्यक विरेचन में तो प्राप्ति से पहले विड निकलेगा, फिर पित्त निकलेगा, फिर कफ निकलेगा, और लास्ट में अनिल यानी कि वायु निकलेगा। ठीक है, ये क्या है? सम्यक विरेचन के लक्षण है, ये चरक ने बताया है। फिर वमन और विरेचन की कामुकता के विषय में बात कर लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ एक्शन के विषय में। तो यहाँ पे आपका बताया गया है सुश्रुत मत अनुसार वमन जो द्रव्य होते हैं वो क्या होते हैं? प्राकृत्य स्वभाव यानी कि प्रभावशील प्रभाव विशेष के कारण ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालते हैं। तो सुश्रुत अनुसार वमन द्रव्य जो है वो प्रकृत्य स्वभाव यानी कि प्रभाव विशेष के कारण ऊर्ध्व भाग से क्या करते हैं? दोषों को निकालते हैं। फिर चरक ने कल्प स्थान में बताया है कि अग्नि व वायु महाभूत प्रधान होते हैं। ठीक है, जो आपका वमन द्रव्य होता है वो क्या होता है? अग्नि तथा वायु महाभूत प्रधान होते हैं, लघु गुण युक्त होते हैं तथा उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यावी विकासी गुण से युक्त होते हैं। तो आपका आचार्य चरक ने कल्प स्थान में बोला है कि अग्नि व वायु महाभूत प्रधान गुण वाला होता है वामन द्रव्य, लघु गुण वाला होते हैं, उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यावी विकासी गुण से युक्त होते हैं। ये यहाँ पे इन्होंने बताया है, तो ये आपको याद रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार विरेचन द्रव्य के विषय में बात कर लेते हैं। तो सुश्रुत अनुसार विरेचन द्रव्य जो होते हैं वो सर सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण और विकासी होने से दोषों को दूर कर देते हैं। तो सुश्रुत अनुसार विरेचन जो द्रव्य होता है वो सर सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण और विकासी होने से दोषों को दूर कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कौन से गुण से युक्त होते हैं? सर सूक्ष्म तीक्ष्ण उष्ण, जबकि वमन द्रव्य उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म। ठीक है, मतलब यहाँ पे सर जो गुण है वो आपका आ जा रहा है, और व्यावी जो गुण है उसमें आपको देखने को मिलता है। बाकी लगभग सिमिलर गुण बताए हैं। ठीक है, सूक्ष्म आपके वमन में भी है, विरेचन में भी है, तीक्ष्ण जो है वो दोनों में है, उष्ण भी दोनों में है। ठीक है, विकासी भी दोनों में ही है। बस यहाँ पे आपका विरेचन में सर गुण है और वहाँ पे आपका व्यावी गुण है वमन में। फिर चरक के अनुसार बात करें तो चरक ने कल्प स्थान के अंतर्गत बताया है कि पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान होते हैं, जबकि वामन द्रव्य क्या थे? आपके अग्नि व वायु महाभूत प्रधान थे। ठीक है, और ये क्या है? पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान है। साथ ही साथ गुरु गुण से युक्त होते हैं, जबकि वमन द्रव्य लघु गुण से युक्त था। ठीक है, तो वही है आपका उष्ण तीक्ष्ण सूक्ष्म व्यावी विकासी। ठीक है, ये कश्यप
चरक ने दोनों का जो गुण है वो सिमिलर ही माना है। ठीक है। फिर पंचकर्म के उपरांत परिहार काल क्या बोले हैं, तो परिहार काल के विषय में आचार्य चरक बोलते हैं कि द्विगुण है। ठीक है, कि पंचकर्म के पश्चात जो है द्विगुण यानी कि दुगुनी काल तक जो है परिहार काल है। फिर सुश्रुत ने बोला है 1 माह या पुनः बल होने तक जो है परिहार काल बताया है। तो सुश्रुत ने बोला है कि 1 माह तक परिहार काल होता है या पुनः जब तक बल नहीं आ जाता तब तक परिहार काल मानेंगे, ऐसा करके पंचकर्म के उपरांत। फिर वमन विरेचन के योग के विषय में बात करते हैं तो आयुर्वेद शास्त्र में 600 आपके वमन विरेचन आदि योग हैं, जिसमें से आपका वामक 355 है और विरेचन 245 है। ठीक है, तो मदन फल जीवमुतक इच्छवागु धमार्गा वत्सक कृतवेधन, ये क्या है आपका वामक द्रव्य है। तो मदन फल जीवमुतक इच्छवागु धमार्गा वत्सक कृतवेधन, ये क्या है वामक द्रव्य है। जबकि विरेचन द्रव्य में क्या है श्यामत्र बीज चित्रांगुल तिलव स्नोही सप्तला संखनी दंती द्रवंती ये आते हैं। तो मदन फल के विषय में बात करें तो मदन फल के जो योग हैं उसकी संख्या कितनी है 133 है। तो मदन फल के योग कितने हैं 133। जीवमुतक के कितने हैं 39 है, तो जीवमुतक के 39 हैं। इसके अलावा इच्छवागु के कितने हैं 45 हैं, तो इच्छवागु के 45 हैं। तो मदन फल के 133, जीवमुतक के 39, इच्छवागु के 45। धमार्गाव के कितने बताए गए हैं, तो धमार्गाव के 60 है, वत्सक के 18 हैं, कृतवेधन के 60 है। तो ये आपको याद रखना है कि मदन फल के 133, जीवमुतक के 39, इच्छवागु के 45, धमार्गाव के 60, वत्सक के 18, कृतवेधन के 60। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके टोटल 355 जो है आपके वामक द्रव्य हो गए। फिर विरेचन द्रव्य में श्यामत त्रिविध का 110 है, चतुरांगुल का 12 है, तिलवक का 16 है, स्नुही का 20 है, सप्तला संखनी का 39 है और दंती द्रवंती का 48 है। ठीक है, तो विरेचन के 245 में आपके क्या है श्यामत त्रिविध का 110, चतुरांगुल का 12, तिलवक का 16, स्नुही का 20, सप्तला संखनी का 39 और दंती द्रवंती का 48 बताया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं तो नेत्र वस्ती प्रमाण के विषय में बात कर लेते हैं। नेत्र वस्ती प्रमाण के विषय में बात करें तो चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार अलग अलग प्रमाण बताए गए हैं। जैसे कि बात करें तो नेत्र का वस्ती प्रमाण 6 वर्ष के बालक में 6 अंगुल यानी कि मूंग के बराबर बताया है आचार्य चरक ने। तो 6 वर्ष के बालक में 6 अंगुल यानी कि मूंग प्रमाण का। इसी प्रकार सुश्रुत ने बोले है 1 वर्ष में 6 अंगुल, ठीक है, मूंग प्रमाण का। तो सुश्रुत ने क्या बोला है 1 वर्ष में बोला है। जो आचार्य चरक ने 6 वर्ष में बोला है वो सुश्रुत ने 1 वर्ष में बोला है 6 अंगुल मूंग प्रमाण का। अष्टांग हृदय ने भी 1 वर्ष में 5 अंगुल बोला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर इसके बाद में चरक ने बोला है 12 वर्ष में नेत्रवस्ती का प्रमाण जो है वो 8 अंगुल बोला है कलाय बराबर। तो चरक ने 12 वर्ष में 8 अंगुल कलाय प्रमाण का बताया है नेत्रवस्ती का प्रमाण। सुश्रुत ने 8 वर्ष में 8 अंगुल बताया है यानी कि मास के बराबर। तो सुश्रुत ने 8 वर्ष में 8 अंगुल बताया है मास के बराबर। और अष्टांग हृदय ने 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल बताया है मूंग के बराबर। तो आपका सुश्रुत अष्टांग हृदय जो है वो 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल बताते हैं मूंग के बराबर। इसी प्रकार चरक ने बोला है 20 वर्ष में 12 अंगुल करकंधुक के बराबर। तो चरक ने बोले हैं 20 वर्ष में 12 अंगुल करकंधुक के बराबर। सुश्रुत ने बोले हैं 16 वर्ष में 10 अंगुल कलाई के बराबर। तो सुश्रुत ने बोले हैं 16 वर्ष में 10 अंगुल कलाई के बराबर। ठीक है, अष्टांग हृदय ने 7 वर्ष में 7 अंगुल बताया है मास के बराबर। तो अष्टांग हृदय ने 7 वर्ष में 7 अंगुल बताया है मास के बराबर। इसी प्रकार सुश्रुत बोलते हैं कि 25 वर्ष में 12 अंगुल होता है कोलस्थी के बराबर। तो सुश्रुत ने क्या है 25 वर्ष में 12 अंगुल बताया है कोलस्थी के बराबर। और आपके अष्टांग हृदय ने बोले हैं 12 वर्ष में 8 अंगुल शुष्क कलाई के बराबर। ठीक है, तो 12 वर्ष में अष्टांग हृदय ने 8 अंगुल बोले हैं शुष्क कलाई के बराबर। और 16 वर्ष में इन्होंने 9 अंगुल बोले हैं क्लीन कलाई के बराबर। तो 16 वर्ष में 9 अंगुल बोले हैं क्लीन कलाई के बराबर। और 20 वर्ष में 12 अंगुल बोले हैं करकंधुक के बराबर। तो 20 वर्ष में क्या है 12 अंगुल बोले हैं करकंधुक के बराबर। तो ये जो है नेत्रवस्ती का प्रमाण आचार्य चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार हमने देखा। फिर वमन विरेचन के व्यापक के विषय में बात करते हैं तो चरक ने 10 बताए हैं, ठीक है, सुश्रुत ने 15 बताए हैं और वांगभट्ट ने 12 बताए हैं। तो वमन विरेचन के व्यापक चरक ने 10, सुश्रुत ने 15 और वांगभट्ट ने 12 बताए हैं। फिर विभिन्न आचार्य के अनुसार वस्ती दोष, वस्ती नेत्र दोष और वस्ती दाता दोष देख लेते हैं। तो चरक ने जो है वस्ती नेत्र दोष कितने बताए हैं, तो चरक ने वस्ती नेत्र दोष 8 बताए हैं, जबकि सुश्रुत ने 5 बताए हैं और कश्यप ने 9 बताए हैं। तो वस्ती दोष जो है वो आपका चरक ने 8, सुश्रुत ने 5 और कश्यप ने 9 बताए हैं।
इसी प्रकार वस्ती नेत्र दोष चरक ने आपका 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 बताए हैं और कश्यप ने 6 बताए हैं। तो वस्ती नेत्र दोष चरक ने 8 बताए हैं, सुश्रुत ने 11 बताए हैं, कश्यप ने 6 बताए हैं। वस्ती दाता दोष के विषय में बात करें तो वस्ती दाता दोष जो है वो चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 6 बताए हैं, वांगभट ने 10 बताए हैं। तो वस्ती दाता दोष चरक ने 10 बताए हैं, सुश्रुत ने 6 बताए हैं, कश्यप ने 10 बताए हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ओके, विशेष रूप से। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर। तो नेक्स्ट है आपका शिथिल बंधन। शिथिल बंधन जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो शिथिल बंधन जो है उसको चरक ने सुश्रुत ने वस्ती दोष बोला है। तो शिथिल बंधन को सुश्रुत ने वस्ती दोष बोला है, जबकि चरक ने वस्ती नेत्र दोष बोला है। तो ये आपको याद रखना है, शिथिल बंधन को सुश्रुत ने वस्ती दोष बोला है, जबकि चरक ने वस्ती नेत्र दोष बोला है। इसी प्रकार उलुप्त को वस्ती दाता दोष बोला है चरक ने। तो उलुप्त को क्या है? वस्ती दाता दोष बोला है चरक ने। गुद पीड़ा जो है वस्ती नेत्र दोष है, यानी कि पार्श्व छिद्र के कारण होता है। तो गुद पीड़ा जो है वस्ती नेत्र दोष पार्श्व छिद्र के कारण होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कुल वस्ती व्यापक 76 बताए हैं सुश्रुत ने। तो कुल वस्ती व्यापक 76 बताए हैं सुश्रुत ने, जिसमें आपका पीड़न दोष 4 है, वस्ती दोष 5 है, वस्ती दाता दोष जो है वो 6 बताए हैं, संज्ञा दोष 7 बताए हैं, नेत्र दोष 11 है, द्रव्य दोष 11 है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। पीड़न दोष जो है वो आपके कितने हैं? 4 है, वस्ती दोष 5 है, वस्ती दाता दोष 6 है, संज्ञा दोष 7 है, नेत्र दोष 11 है, द्रव्य दोष 11 बताए हैं। तो इस प्रकार से टोटल 44 जो है वो जो है वैद्य निमित्तज वस्ती व्यापक बताए गए हैं। ठीक है, आतुर व्यापक कितने बताए गए हैं? तो आतुर व्यापक जो है वो 15 बताए गए हैं। इसके अलावा वैद्य व्यापक कितने बताए गए हैं? 9 बताए गए हैं। ठीक है, तो वैद्य और आतुर व्यापक अगर दोनों देखें, ठीक है, तो वैद्य आतुर दोनों के द्वारा जो व्यापक होता है वो 8 बताया गया। तो टोटल 76 हैं। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो ये कुल वस्ती व्यापक कितने हैं? 76 है। तो पीड़न दोष 4, वस्ती दोष 5, वस्ती दाता दोष 6। ठीक है, ये सुश्रुत के अनुसार हम देख रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। फिर निरुवस्ती के घटक के विषय में बात कर लेते हैं। तो निरुवस्ती के घटक बताए गए कि औषध द्रव्यों का कवात 5 भाग 5%। ठीक है, तो 5 भाग अपने को लेना है औषध द्रव्यों का क्वाथ 5% मात्रा में, ये चरक ने बोले हैं। अब इसमें जैसे कि वातज विकृति में स्नेह की जो मात्रा है 1/4 भाग यानी कि 3% होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है कि वातज विकृति में स्नेह की जो मात्रा होती है वो 1/4 भाग यानी कि 3% है। इसी प्रकार पित्तज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/6 भाग यानी कि 2% है, और कफज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/8 भाग यानी कि 1.5% है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वातज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/4 भाग 3% है, पित्तज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/6 भाग 2% है, कफज विकृति में स्नेह की मात्रा 1/8 भाग 1.5% है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर निरुवस्ती की मात्रा के विषय में बात करते हैं। तो निरुवस्ती की मात्रा चरक सिद्धि स्थान के अनुसार 1 वर्ष में आधा % बताए गए हैं। ठीक है, तो निरुवस्ती की मात्रा 1 वर्ष में क्या है? आधा % बताया गया है। 1 से 12 वर्ष में अपन क्या करते हैं? आधा आधा % बढ़ाते हैं। तो 1 से 12 वर्ष तक अपन आधा आधा % बढ़ाते हैं। ठीक है, आधा % से स्टार्ट किया, फिर आधा आधा % बढ़ाते हैं। उसके बाद में आपका 12 वर्ष तक 6% हो जाता है वो। ठीक है, तो 6% है 12 वर्ष में। फिर 12 से 18 वर्ष में क्या है? 1-1% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 12 से 18 वर्ष में क्या है? एज के वाइज 1-1% बढ़ाते हैं। इसमें भी एज वाइज आधा आधा % बढ़ाते हैं 1 से 12 वर्ष तक। तो एज वाइज आधा आधा % जब बढ़ाओगे तो 6% हो जाएगा 12 वर्ष तक। इसी प्रकार 12 से 18 वर्ष तक 1-1% बढ़ाएंगे तो 18 वर्ष तक कितना हो जाएगा आपका? 12% हो जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष तक 12%। फिर उसके अंदर 18 से 70 वर्ष तक जो है 12% कंटिन्यू होता है। फिर 70 से 100 वर्ष तक 10% होते हैं। तो 70 से 100 वर्ष तक क्या है? 10% होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर उत्तरवस्ती चरक सिद्धि के अनुसार बताते हैं।
यहाँ पे पुरुष हेतु, पुरुष हेतु यहाँ पे बताया गया है पुष्प नेत्र जो होता है वो स्वर्ण रजत से निर्मित होना चाहिए। तो पुरुष हेतु जो पुष्प नेत्र है वो किससे निर्मित होना चाहिए? स्वर्ण रजत से निर्मित होना चाहिए। इसके अलावा वस्ती नेत्र का जो प्रमाण है वो 12 अंगुल यानी कि 12 अंगुल बताया गया है, ठीक है, चरक वांगभट के अनुसार। इसके अलावा 14 अंगुल सुश्रुत के अनुसार बताया गया है। तो वस्ती नेत्र का प्रमाण 12 अंगुल यानी कि 12 अंगुल बताया गया है चरक वांगभट के अनुसार, व 14 अंगुल बताया गया है सुश्रुत के अनुसार। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आकृति के विषय हम बात कर लेते हैं। तो आकृति यहाँ पे बताया गया है जात्य अस्वहन वृंते सम गोपुच्छ संस्थितम, यानी कि यहाँ पे चमेली या कनेर के पुष्प वृंद के समान आकृति तथा गोपुच्छाकार होना चाहिए। तो आपका उत्तरवस्ती का जो है यहाँ पे आकृति बताया गया है कि चमेली या कनेर के पुष्प वृंद के सम आकृति का गोपुच्छाकार होना चाहिए। छिद्र के विषय हम बात करें तो सरसप छिद्रम, यानी कि पीले सरसों के बराबर जो है इसका छिद्र बताया गया है। तो छिद्र क्या बोला गया है? सरसप छिद्रम, पीले सरसों के बराबर इसका छिद्र बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके अलावा कर्णिका के विषय हम बात करें तो कर्णिका में बोला गया है कि मध्य भाग में 6 अंगुल पर होते हैं, ठीक है। तो कर्णिका कहाँ पे होते हैं? मध्य भाग में 6 अंगुल पर होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विधि के विषय में बात करें तो बिठा करके लिंग में सलाका से मार्ग अन्वेषण कर नेत्र को 6 अंगुल प्रविष्ट कराना चाहिए। तो बिठा करके लिंग में शलाका से मार्ग अन्वेष कर नेत्र को 6 अंगुल प्रवेश कराना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, इसको आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद में स्त्री हेतु, ये तो हो गया पुरुष हेतु। अब बात कर लेते हैं स्त्री हेतु क्या क्या चीजें बताई गई हैं। तो स्त्री हेतु यहाँ पे बताया गया है रजोधर्म के पश्चात ऋतु काल में जब योनि का मुख खुला रहता है तब देते हैं, ठीक है। तो उत्तरवस्ती कब देते हैं? तो रजोधर्म के पश्चात ऋतु काल में जब योनि का मुख खुला रहता है तब जो है अपन उत्तरवस्ती देते हैं। नेत्रवस्ती का जो प्रमाण है वो 10 अंगुल बताया गया है। तो नेत्रवस्ती का प्रमाण 10 अंगुल है। इसके अलावा अग्रभाग जो है वो मालती पुष्प के वृंद के समान होता है। तो अग्रभाग जो है मालती पुष्प के वृंद के समान होते हैं। इसके अलावा छिद्र जो होता है वो मूंग के दाने के बराबर होता है। तो इसका जो छिद्र होता है वो मूंग के दाने के बराबर होते हैं। कर्णिका जो है इसका 4 अंगुल पर होता है, ठीक है। तो इसका कर्णिका कहाँ पे होता है? 4 अंगुल पे होता है। विधि के विषय में बात करें तो इसमें बताया गया उत्तरवस्ती देने की विधि स्त्रियों में कि रजोधर्म के पश्चात ऋतुकाल में स्त्री को उत्तान लेटा कर घुटने को ऊपर मोड़कर वस्ती नेत्र प्रवेश कराएं। तो रजोधर्म के पश्चात ऋतुकाल में स्त्री को उत्तान लेटाकर घुटने को ऊपर मोड़कर वस्ती नेत्र को प्रवेश कराएं, ये यहाँ पे बताया गया है। फिर स्त्रियों में बात करें तो स्त्रियों में 3 हैं इसके, जैसे कि योनि के अपत्य मार्ग में अगर प्रवेश कर रहे हैं तो 4 अंगुल नेत्र प्रविष्ट करें। तो योनि या अपत्य मार्ग में प्रवेश करा रहे हैं तो 4 अंगुल जो है अपने को प्रविष्ट कराने हैं नेत्र। इसके अलावा मूत्र मार्ग में प्रविष्ट करा रहे हैं तो 2 अंगुल नेत्र को प्रविष्ट कराने हैं। तो मूत्र मार्ग में अगर प्रविष्ट करा रहे हैं तो 2 अंगुल अपने को प्रविष्ट कराने हैं। इसी प्रकार कन्या के मूत्र मार्ग में करा रहे हैं प्रवेश, तो कन्या के मूत्र मार्ग में 1 अंगुल जो है नेत्र को प्रविष्ट कराने हैं। तो कन्या के मूत्र मार्ग में प्रवेश करा रहे हैं तो 1 अंगुल प्रवेश कराने हैं। फिर उत्तरवस्ती स्नेह की मात्रा के विषय में बात कर लेते हैं। तो उत्तरवस्ती स्नेह की जो मात्रा है वो यहाँ पे आपका बताया है पुरुष हेतु 1 शुक्ति, वांगभट ने बोले हैं। तो पुरुष हेतु 1 शुक्ति वांगभट ने बोले हैं, चरक ने आधा पल, ठीक है, और सुश्रुत ने 1 प्रकुंच बताए हैं। तो पुरुष हेतु 1 शुक्ति वांगभट ने बोले हैं, चरक ने आधा पल और सुश्रुत ने 1 प्रकुंच बताए हैं। इसी प्रकार स्त्रियों में 1 प्रकुंच वांगभट ने बोले हैं, चरक ने 1 पल बोले हैं और सुश्रुत ने 1 प्रशीति बोले हैं। तो स्त्रियों हेतु एक प्रकुंच वांगभट ने बोले हैं, चरक ने 1 पल बोले हैं और सुश्रुत ने 1 प्रशीति बोले हैं। कन्याओं में 1 शुक्ति वांगभट ने बोले हैं। तो कन्याओं में 1 शुक्ति वांगभट ने बोले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वमन विरेचन शुद्धि बोधक सारणी के विषय में बात कर लेते हैं। तो वमन विरेचन शुद्धि बोधक सारणी में यहाँ पे बताया गया है कि वमन जो होते हैं, वमन में जघन्य शुद्धि जो है वो 4 वेग में होते हैं, ठीक है। तो वमन में जो है जघन्य शुद्धि कितने वेग में होता है? 4 वेग में होते हैं। वाम्य द्रव्य या वमनार्थ जो विरेकार्ध जो होते हैं वो कितने मात्रा में होते हैं? तो वाम्य द्रव्य जो होते हैं वो 1 प्रस्थ होते हैं और अंत में क्या निकलता है? पित्तांत।
मध्यम शुद्धि के विषय में बात कर रहे हैं तो मध्यम शुद्धि में 6 वेग होता है। वाम्य द्रव्य 1.5 प्रस्थ निकलते हैं। अंतिम पित्तांत निकलते हैं। प्रवर शुद्धि में 8 वेग होते हैं, ठीक है, 2 प्रस्थ वाम्य द्रव्य निकलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। जघन्य शुद्धि में 4 वेग 1 प्रस्थ द्रव्य, मध्यम शुद्धि में 6 वेग 1.5 प्रस्थ द्रव्य, और आपका प्रवर में 8 वेग 2 प्रस्थ, ठीक है। फिर विरेचन के विषय में बात कर लेते हैं। तो विरेचन में जो जघन्य शुद्धि होता है उसमें 10 वेग होते हैं, 2 प्रस्थ वाम्य द्रव्य होते हैं, और कफ जो है वो अंत में निकलते हैं। तो जघन्य शुद्धि में 10 वेग होते हैं, 2 प्रस्थ वाम्य द्रव्य सॉरी विरेच्य द्रव्य होते हैं, विरेकार्थ द्रव्य, और कफ जो है वो अंत में निकलता है। इसी प्रकार मध्यम शुद्धि में 20 वेग होते हैं, ठीक है। कश्यप ने 15 वेग बताए हैं। 3 प्रस्थ जो है वो आपका विरेच्य द्रव्य निकलते हैं, कफ जो है वो अंतिम में निकलता है। इसी प्रकार प्रवर शुद्धि में 30 वेग होते हैं। 4 प्रस्थ जो है वो आपका विरेक के द्रव्य निकलते हैं, कफ अंत में निकलते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं कि जघन्य शुद्धि में 10 वेग 2 प्रस्थ, मध्यम शुद्धि में 20 वेग 3 प्रस्थ, प्रवर शुद्धि में 30 वेग 4 प्रस्थ, ठीक है। फिर वमन में निर्धारित दोषों का मापन ली गई औषधि के निकलने के पश्चात करते हैं, ठीक है। तो वमन में निर्धारित जो दोष है उसका मापन ली गई औषधि के निकलने के पश्चात ही करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर विरेचन में निर्धारित दोषों का मापन विरेचन के मल मिश्रित 2 से 3 वेगों के पश्चात करते हैं। तो विरेचन में भी निर्धारित दोषों का मापन विरेचन के मल मिश्रित 2 से 3 वेग के पश्चात ही करते हैं। फिर उसके बाद में विरेचन के विषय में सुश्रुत के अनुसार यहाँ पे बताया गया है। तो विरेचन का वेग अगर हीन है तो उसमें विरेच्य द्रव्य की मात्रा कितनी होती है, 1 प्रस्थ। पुरुष का जो बल होता है वो अवर होते हैं, और जो पेय या वागु का जो क्रम है वो 1 अन्नकाल बताया गया है, ठीक है। तो हीन जो विरेचन है उसमें आपका 1 प्रस्थ निकलेगा, ठीक है, जो द्रव्य है। पुरुष का जो बल होता है वो अवर होते हैं, पेय या वागु का जो क्रम होता है वो 1 अन्नकाल बताया गया है। मध्यम में जो है वो आपका आधा अड़क बताया गया है विरेच्य द्रव्य। पुरुष का जो बल होता है वो मध्यम होते हैं, पेय या वागु का जो क्रम है वो 2 अन्नकाल बताए गए। तो मध्यम में आधा अड़क बताए गए हैं विरेच्य द्रव्य, पुरुष का जो बल है मध्यम है, पेय या वागु का जो क्रम है वो 2 अन्नकाल बताए गए। इसी प्रकार उत्तम में विरेच्य द्रव्य 1 अड़क बताए गए हैं, पुरुष का जो बल है उत्तम है, पेय या वागु का जो क्रम है वो 3 अन्नकाल बताए गए हैं। तो याद रखना, हीन 1 प्रस्थ, अवर 1 अन्नकाल, मध्यम आधा अड़क, मध्यम 2 अन्नकाल, उत्तम 1 अड़क, उत्तम 3 अन्नकाल, ठीक है। फिर बात करते हैं कुत्स के अनुसार वमन विरेचन वेग। तो यहाँ पे आपका कश्यप की सिद्धि स्थान के अनुसार अपन यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका बताया कोत्स के अनुसार वमन का जो वेग होता है उसमें आपका बताया गया है कि पित्तांत वमने कुर्यात कफांत च विरेचने, ठीक है। तो पित्त जो है वो अंत में निकलता है वमन में, और कफ जो है वो आपका विरेचन में निकलता है अंत में, ये यहाँ पे बताया है इन्होंने। उत्तम जो है, उत्तम वमन कितना बताया, कितना वेग होता है, तो उत्तम वमन में 6 से 7 वेग बताए हैं, मध्यम में 4 से 5 वेग बताया है, और कनीय में यानी कि हीन में 2 से 3 वेग बताए हैं। तो उत्तम में 6 से 7 वेग वमन में, मध्यम में 4 से 5 वेग वमन में, और कनीय में या हीन में 2 से 3 वेग है। फिर विरेचन के वेग के विषय में बात कर लेते हैं। तो विरेचन में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि उत्तम में 4 वेग होते हैं, ठीक है, 3 प्रस्थ दोषों का निर्हरण होते हैं, मध्यम में 3 वेग होते हैं, 2 प्रस्थ दोषों का निर्हरण होते हैं, हीन में 2 वेग होते हैं, 1 प्रस्थ दोषों का निर्हरण होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कोत्स के अनुसार बताया गया है कि उत्तम में 4 वेग, 3 प्रस्थ दोषों का निर्हरण, मध्यम में 3 वेग, 2 प्रस्थ दोषों का निर्हरण, और हीन में 2 वेग, 1 प्रस्थ दोषों का निर्हरण। नाउ कश्यप अनुसार वमन शुद्धि बोधक सारणी के विषय में बात कर लेते हैं। तो कश्यप के अनुसार यहाँ पे कश्यप के खील स्थान के अनुसार यहाँ पे अपन देखते हैं। तो प्रवर शोधन में यहाँ पे बताया है कि प्रवर शोधन में 8 वेग होते हैं, वाम्य द्रव्य जो होते हैं वो 2 प्रस्थ होते हैं, ठीक है, और आपका 4 अंजलि जो है औषध मात्रा होती है। तो वमन शुद्धि बोधक सारणी देख रहे हैं। तो वमन में प्रधान शोधन में 8 वेग होते हैं, ये कश्यप ने बोले हैं, 2 प्रस्थ वाम्य द्रव्य होते हैं, औषध मात्रा जो है वो 4 अंजलि बताए हैं। इसी प्रकार मध्यम शोधन में 6 वेग होते हैं, वाम्य द्रव्य जो होते हैं वो 1.5 प्रस्थ होते हैं, औषध जो द्रव्य है उसकी मात्रा 3 अंजलि बताए हैं, ठीक है। तो मध्यम शोधन में 6 वेग होते हैं, वाम्य द्रव्य जो है वो आपका 1.5 प्रस्थ होते हैं, औषध जो मात्रा है वो 3 अंजलि बताए हैं।
अवर्शोधन में वेग जो होता है वो 4 वेग आते हैं, वाम में द्रव्य 1 प्रस्थ होते हैं, औषध मात्र जो है वो 2 अंजलि बताए हैं। तो ये आचार्य कश्यप ने बताए हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कश्यप अनुसार विरेचन शुद्धि बोधक सारणी। तो कश्यप अनुसार विरेचन शुद्धि बोधक सारणी में यहाँ पे बताया गया है प्रवर शोधन में कितने वेग होते हैं, तो प्रवर शोधन में 30 वेग होते हैं, विरेच्य मात्रा 4 प्रस्थ है और 2 अंजलि औषध मात्रा है। ठीक है, तो प्रवर शोधन में जो है 30 वेग होते हैं, विरेच्य मात्रा 4 प्रस्थ है और औषध मात्रा 2 अंजलि है। इसी प्रकार मध्यम शोधन में वेग जो होता है वो 15 वेग होते हैं, विरेच्य मात्रा 3 प्रस्थ है और औषध मात्रा जो है वो 1.5 अंजलि बताया गया है। तो मध्यम शोधन में 15 वेग होते हैं, जिसमें आपका विरेच्य मात्रा 3 प्रस्थ है और औषध मात्रा 1.5 अंजलि बताया गया है। अवर शोधन में 10 वेग होते हैं, ठीक है, जिसमें से विरेच्य जो मात्रा है वो आपका 2 प्रस्थ है और औषध मात्रा 1 अंजलि बताया गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बोला गया वौन विरेचन में दिए गए रसों का क्रम। तो सबसे पहले है पिया, फिर विलेपी, फिर अकृत्युष, फिर कृत्युष, फिर अकृतमास और कृतमास। तो वौन विरेचन में दे रसों का क्रम क्या है, सबसे पहले पिया है, फिर विलेपी है, फिर अकृत्युष है, फिर कृत्युष है, फिर अकृतमास रस है और उसके बाद में कृतमास रस है। फिर संसर्गज क्रम में दे रसों का क्रम। तो संसर्गज क्रम में कौन से रस जो है देने का जो क्रम है वो भी आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले स्वादु तिक्त देते हैं, फिर स्निग्ध अम्ल लवण कटु, फिर उसके बाद में स्वादु अम्ल लवण, फिर स्वादु तिक्त, फिर स्निग्ध रुक्ष। तो ये चीज़ याद रखना, स्वादु तिक्त, स्निग्ध अम्ल लवण कटु, स्वादु अम्ल लवण, स्वादु तिक्त, स्निग्ध रुक्ष, ये जो है आपका संसर्गज क्रम बताया गया है। फिर कर्मवस्ती जो है इनकी संख्या 30 बताई गई है। तो कर्मवस्ती कितनी है, 30 है। ठीक है, 1 12 12 5, ठीक है, 1 अनुवासन, 12 निरु, 5 अनुवासन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये क्या है, कर्मवस्ती की संख्या 30 है, 1 12 12 5। इसी प्रकार कालवस्ती जो है उसकी संख्या कितनी है, तो 16। तो 1 6 6 3, ठीक है, 1 अनुवासन, 6 निरु, 6 अनुवास, 3 अनुवासन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये कालवस्ती है। योगवस्ती की भी संख्या कितनी है, 8 है। तो 1 3 3 1, 1 अनुवासन, 3 निरु, 3 अनुवासन, 1 अनुवासन। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। फिर चरक ने मुख्यतः त्रिमर्म बताया है, हृदय, वस्ती और मूर्धा। ठीक है, तो चरक के अनुसार क्या है, मुख्यतः 3 मर्म कौन से हैं, हृदय, वस्ती और मूर्धा। इसके अलावा 3 महामर्म बताया है। तो महामर्म हृदय, वस्ती, मूर्धा, ये जो है महामर्म की संज्ञा किसने दी है, कश्यप ने दी है। त्रिमर्म बोला जाए तो हृदय, वस्ती, मूर्धा ये चरक ने बोला है और महामर्म इसी को ही कश्यप ने बोला है। ठीक है, इसके अलावा अष्टांग संग्रह ने महामर्म जो है वो 7 बताए हैं। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने कितने बताए हैं, महामर्म की संख्या 7 बताए हैं। इन्होंने बोले हैं मूर्धा, कंठ, जीवाबंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, गुद। ठीक है, तो मूर्धा, कंठ, जीवाबंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, गुद, ये जो है 7 महामर्म बताया है अष्टांग संग्रह ने। तो मूर्धा, कंठ, जीवाबंधन, हृदय, नाभि, वस्ती, गुद। फिर चरकोक्त द्वादश प्रसिति निरुवस्ती के घटक के विषय हम बात कर लेते हैं। तो चरकोक्त द्वादश प्रसिति निरुवस्ती के घटक यहाँ पे बताए हैं। तो जैसे कि वातज में वातज जो होते हैं, वातज दोषों में 5 प्रसिति मात्रा में अपन क्या है क्वाथ लेते हैं, 1 प्रसिति कल्क लेते हैं, 3 प्रसिति स्नेह लेते हैं, आधा प्रसिति अपन क्या करते हैं, 1.5 प्रसिति अपन क्या है मधु लेते हैं और 1.5 प्रसिति अपन क्या लेते हैं, सैंधव लेते हैं। तो वातज में आपका 5 प्रसिति क्वाथ, 1 प्रसिति कल्क, 3 प्रसिति स्नेह, 1.5 प्रसिति मधु और आपका 1.5 प्रसिति सैंधव लिया जाता है वातज दोष की अवस्था में। इसी प्रकार पित्तज दोष की अवस्था में 5 प्रसिति आपका क्वाथ हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका 1 प्रसिति आपका कल्क हो गया, 2 प्रसिति आपका स्नेह हो गया, 2 प्रसिति मधु हो गया और 2 प्रसिति सैंधव हो गया। तो ये जो है आपका पित्तज के लिए बोला गया है 5 प्रसिति क्वाथ लेंगे, 1 प्रसिति कल्क लेंगे, 2 प्रसिति स्नेह लेंगे और मधु 2 प्रसिति और सैंधव 2 प्रसिति। इसी प्रकार कफज में अपन क्वाथ कितना लेंगे, 5 प्रसिति, कल्क 1 प्रसिति, स्नेह 1.5 प्रसिति और मधु 3 प्रसिति और सैंधव भी आपका क्या है 1.5 प्रसिति अपने को लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, कफज में भी 5 प्रसिति क्वाथ, 1 प्रसिति कल्क, 1.5 प्रसिति स्नेह, 3 प्रसिति मधु और सैंधव क्या है आपका 1.5 प्रसिति। तो ये यहाँ पे बताया गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या बोला गया है, निरुवस्ती की मात्रा अनुवासन से 4 गुनी होती है मनुष्य में।
तो ये चीज़ याद रखना है। निरुवस्ती की मात्रा अनुवासन से 4 गुनी होती है मनुष्य में, और निरुवस्ती की जो मात्रा है वो अनुवासन से 8 गुनी होती है जानवरों में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर दोष अनुसार निरुवस्ती की संख्या, तो वात दोष में 1 बताया गया है, पित्त में 2 बताया गया, कफ में 3 बताया, चरक सिद्धि अनुसार। ठीक है, तो दोष अनुसार निरुवस्ती की मात्रा वात में 1, पित्त में 2 और कफ में 3। फिर वस्तियों में औषध मिलाने का जो क्रम है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। तो वस्तियों में औषध मिलाने का क्रम, पूर्व ही दध्यान मधु सैंधव तु स्नेह विमर्थे ततो अनुकल्कम। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या है उसमें मधु मिलाएंगे, उसके बाद में सैंधव लवण व स्नेह यानी कि घृत तेल जो भी आपको मिलाना है वो अपने को मिलाना है। फिर कल्क मिलाएंगे, फिर क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग करेंगे। फिर क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा इसका प्रयोग करेंगे। तो मधु, फिर उसके अंदर सैंधव लवण व स्नेह, कल्क, फिर क्वाथ द्रव्य में डाल करके वस्ती यंत्र द्वारा प्रयोग करेंगे। तो इसको आप याद कर सकते हो मालिश काका, मालिश काकर करके याद रखो। तो मालिश काका से एम से आपको याद रहेगा मधु, ल से लवण, स से स्नेह, फिर क से कल्क, फिर उसके अंदर सेकंड क से क्वाथ। तो मालिश काका ये क्या है आपका वस्ती औषध द्रव्य मिलाने का क्रम। ठीक है, मधु, लवण, स्नेह, कल्क, क्वाथ। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं पुरुषों में वस्ती पूटक। तो पुरुषों में वस्ती पूटक के विषय में बताया गया है कि गज ऊट हेतु अजा अवी की वस्ती दे, अजा अवी की वस्ती दें। ठीक है, तो ऊट गज हेतु अजा अवी की वस्ती देते हैं। अजा अवी हेतु जो आपका ये बोल सकते हैं जर्व गोधवा जो है उसकी वस्ती देते हैं। जरद गोधवा का जो वस्ती है वो अपन क्या है अजा अवी में देते हैं। इसके अलावा गाय अश्व हेतु माहिस की वस्ती देते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हाथी में वस्ती नेत्र का जो प्रमाण हो 22 अंगुल बताया गया है, और नीरु वस्ती की मात्रा 4 अड़क है, व स्नेह वस्ती की जो मात्रा है वो 1/8 नीरु यानी कि 2 प्रस्थ है। तो ये आपको याद रखना है, ये हाथी हेतु बताया गया है। ऊँट हेतु 18 अंगुल बताए गए हैं। ठीक है, वस्ती नेत्र का प्रमाण, नीरु वस्ती की मात्रा 2 अड़क बताया गया है, व स्नेह वस्ती की मात्रा 1/8 नीरु। ठीक है, 1 प्रस्थ बताया गया है। नाउ नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। तो इसको आप थोड़ा नेग्लेक्ट करना है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2 प्रस्थ 1 प्रस्थ इसको, क्योंकि इसको थोड़ा सिमिलर गलती से हो गया। फिर इसके बाद में आपका गाय घोड़ गाय गाय एवं अच्छा नहीं सही है। ठीक है, इसका अपन 2 अड़क का 1/8 करेंगे तो 1 ही होगा ना। ठीक है, तो इसका 2 अड़क का करेंगे तो ये 1 ही होगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये 2 अड़क है। ठीक है, नीरू का कितना बोला है 1/8 बोला है, तो 1 प्रस्थ होगा, ये 2 का कर रहे तो। ठीक है, फिर गाय घोड़ा का वस्ती प्रमाण कितना है 16 अंगुल है। नीरू वस्ती की मात्रा 2 या 3 गुनी भेड़ बकरी का, तो इसका 1/8 बताया है नीरू का, यानी कि 4 या 6 पर। इसी प्रकार भेड़ बकरी में 16 अंगुल बताए हैं। ठीक है, नीरू वस्ती का प्रमाण 1 प्रस्थ बताए हैं, तो 1/8 ऑफ नीरू वस्ती। ठीक है, स्नेह का तो 2 पल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये पुरुष का ऐसी पढ़ लिया रहना, सॉरी पशुओं का ऐसी पढ़ लिया रहना। ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे अराइज नहीं होते, बट फिर भी अगर हो गया 1 आध 2, ठीक है, आजकल जो बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं तो पशुओं में वस्ती नेत्र को 1/4 भाग, जो पशु है उसमें वस्ती नेत्र का 1/4 भाग को गुदा में प्रविष्ट कराना चाहिए। फिर अष्ट महादोषकर भाव के विषय में बात कर लेते हैं। तो चरक ने सिद्धि स्थान में अष्ट महादोषकर भाव यहाँ पे बताए हैं। कौन से आपका उच्च भाष्य हो गया, रथक्षोभ हो गया, अति चक्रमण हो गया, एक आसन हो गया, अजीर्ण में भोजन हो गया, अहित भोजन हो गया, अहितकर भोजन हो गया, दीवा स्वप्न हो गया, मैथुन हो गया। तो उच्च भाष्य में बोला है ऊर्ध्व भाग के रोग होते हैं, तो उच्च भाष्य से क्या है ऊर्ध्व भाग के रोग होते हैं। रथ क्षोभ से आपका क्या है सर्व शरीर के रोग होते हैं, तो रथ क्षोभ से सर्व शरीर के रोग होते हैं। अति चक्रमण करने से आगे शरीर के रोग होते हैं, तो अति चक्रमण करने से आगे शरीर के रोग होते हैं। एक आसन से मध्य शरीर के रोग होते हैं, तो एक आसन से क्या है मध्य शरीर के रोग होते हैं। अजीर्ण में भोजन से आमज रोग उत्पन्न होते हैं, तो अजीर्ण में भोजन से आमज रोग उत्पन्न होते हैं। अहितकर भोजन से वात आदि प्रकोपित होते हैं, तो अहितकर भोजन से वात आदि प्रकोपित होते हैं। दीवा स्वप्न से कफज रोग उत्पन्न होता है, तो दीवा स्वप्न से कफज रोग उत्पन्न होता है। और मैथुन से क्षयज रोग की उत्पत्ति होती है, तो मैथुन से क्या है क्षयज रोग की उत्पत्ति होती है, तो ये आपको याद रखना है। फिर शिरोविरेचन में सर्वप्रथम सिर प्रदेश का स्वेदन करते हैं, तो शिरोविरेचन में सर्वप्रथम सिर प्रदेश का स्वेदन करते हैं। प्रबल दोष होने पर 3 नस्य उत्तम बताया गया है, मध्यम दोष होने पर 2 नस्य मध्यम है, और अल्प दोष होने पर 1 नस्य हीन है। शिरोविरेचन में ये चीज याद रखना। ठीक है, प्रबल दोष में 3 नस्य उत्तम, मध्यम में 2 नस्य मध्यम, अल्प में 1 नस्य हीन। तो इस प्रकार से ये वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे फिनिश होता है। ओके, अभी के लिए नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यूशन करेंगे। ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।